दोस्तों पिछली वीडियो में आप सभी का काफ़ी कमेंट था कि सर साइंस का वीडियो लाया जाए, उसका मॉडल पेपर लाया जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएं। तो फाइनली आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th साइंस विज्ञान का पेपर, मॉडल पेपर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर कैसे आने वाला है, संपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न को जानेंगे। दोस्तों पूर्णांक जो होता है आपका 70 अंक का होता है और समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो बिना देर के हुए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि समय 15 मिनट जो होता है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और ये प्रश्न पत्र है आपका 2 खंडों में विभाजित है, और आ और बा में, ठीक। और 20 प्रश्न आपके जो खंड आ में हैं वो MCQ है, जो कि आपको OMR पर भरना है काले अथवा नीले पॉइंट से, ठीक। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने OMR क्वेश्चन पर, MCQ क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा खंड आ शुरू होता है। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न? जिसमें उपखंड पहला है। पहला प्रश्न उसका है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो जिसका दोनों पृष्ठ होता है पारदर्शी माध्यम या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है और घिरा होता है कहलाता है वो गोलीय लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय लेंस, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा जो है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल, समतल, उत्तल या सभी का? तो देखिए मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चित्र को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया, वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, आभासी उल्टा और बड़ा होगा या फिर आभासी सीधा और बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन या निकट दृष्टि दोष या दृढ़ दृष्टि। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, समंजन। इस समंजन मानव नेत्र का जो समंजन क्षमता होती है उसी के कारण मनुष्य अपनी सामने रखी फोकस पर वस्तु छोटी बड़ी को देख सकता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से करके सही विकल्प चुनिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है? वो होता है वोल्ट, वोल्ट में जाएगा। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है, पहले में जाएगा। विद्युत शक्ति होता है वाट और प्रतिरोध ओम होता है। तो इस प्रकार ये मिलान होगा। अब इस मिलान के आधार पर इन कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए विद्युत विभवांतर मतलब पहले का चौथा, तो इन सब में देखिए पहले का चौथा पहले में है और चौथे में, ये तो मिल गया। उसके बाद विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर मतलब दूसरे का पहला, तो दूसरे का क्या है? दूसरा दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे का पहला दे रहा है। तो ये मैच खाना नहीं खा रहा, ये खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, 2 चालक पर तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित हैं किए जाते हैं। श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1:4। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? देखते, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है? उपखंड सेकंड शुरू हो जाता है। कह रहा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है?
तो इन चारों में से बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र होता है क्या होता है, सी ऑप्शन होगा। संरचनात्मक सूत्र बेंजीन का इस प्रकार होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर चित्र में सी ऑप्शन दिखा रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में कौन सा दे रहा है, तो सी। ऑप्शन सी कौन से में है, सी में ही है, तो सी में सी, ठीक। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है CH4 तथा C2H6, CH3OH तथा CH3COOH, या फिर C2H6 तथा CH3OH, या फिर CH3OH तथा C2H5OH। तो इनमें से कौन समजातीय श्रेणी है, उक्त संदर्भ में विकल्प। अब इन विकल्प में देखिए कौन से सही हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, मतलब पहला और चौथा, पहला और चौथा, मतलब ये जो पहला ये समजातीय श्रेणी है और ये दोनों जो है समजातीय श्रेणी के उदाहरण है या समजातीय श्रेणी है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, धातु कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो पाए जाते हैं वे खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है कि दांतों का क्षय क्या है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 12वां क्वेश्चन, अभिकथन। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा नाइट्रोजन गैस बनाता है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है तर्क, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यह क्या होगा, ये दोनों क्या सही हैं, या एक सही है या दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों अभिकथन तर्क सही है तथा तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण है, या अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सही है परंतु अभिकथन स्पष्ट नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा उसको कर सकते हैं। आप सभी लोग करिएगा कि इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या आता है आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, NaOH प्लस क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, तो CH3COO से Na बनाए प्लस H2O बनाए। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस चीज़ से क्रिया करे कि वो बना दे ये CH3COO बनाए और प्लस जल बनाए। तो किससे क्रिया करेगा, वो क्रिया करेगा किससे, CH3COOH से करेगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर फिल किया जाएगा, CH3COOH, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ से हमारा उपखंड 3 शुरू हो जाता है। कह रहा अंतःश्वासन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो क्या होगा, सही मार्ग जो होता है वो होता है डी ऑप्शन। देखिए यहाँ से नास द्वार होता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है, फिर कूपिकाओं में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले कहाँ जाता है, नासदार में जाता है, फिर ग्रासनी में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में, फिर कूपिकाएं में, ठीक। तो इसका ये प्रोसेस होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन या कथन दोनों कारण सत्य हैं, कारण या कथन सही व्याख्या करता है, ठीक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विद्युत आवेग क्या है, विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा होती है। देखिए विद्युत आवेग प्रवाह की दिशा जो होती है दाईं ओर होती है। क्या होती है, दाईं ओर होती है, ऐसे दाईं ओर। तो देखिए यहाँ से इसका सी जो होगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का दर देखिए क्या होगा, दाईं ओर होगा। क्या होगा, दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर होना चाहिए, इसको दाईं ओर होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार प्रवाह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या, थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन या शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपचय का नियमन करता है। या थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि की आयोडीन आवश्यकता होती है। या थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा,
सही थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी को किस क्रम में होते हैं या किस क्रम में रखा जाएगा। देखिए क्या क्या है। पहले है चित्र में देखिए आप, तो बीजपत्र है, प्रांकुर है और मूलांकर है, तो इसको किस क्रम में रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बीजपत्र प्रांकुर और मूलांकर, इस क्रम में इनको रखा जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संताति परस्पर अधिक समानता होती है। कैसी समानता होती है, चलिए इसको देखते हैं। क्या है, पहला अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा अलैंगिक जनक में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तीसरा अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। देखिए यहाँ से पहला और दूसरा सही है। क्या पहला और दूसरा सही है। लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरा है कि अलैंगिक जनन युग्मक शामिल नहीं होते, में युग्मक शामिल नहीं होते, इसलिए दोनों सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से ये राइट हो जाएगा। ठीक, अगला 20वां क्वेश्चन देखें जो एमसीक्यू का लास्ट है कि एक आहार श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा जो होता है वो मांसाहारी होता है। क्या होता है, मांसाहारी। ठीक, मांसाहारी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारा आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि एमसीक्यू नहीं होता, लिखने वाला होता है। ठीक, तो ये देखिए लिखने वाला प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अंडर स्टार मार्क्स कर सकते हैं। ठीक, दृष्टि दोष क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है दूर दृष्टि, एक होता है निकट दृष्टि। ठीक, एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक, निकट, एक दूर दृष्टि दोष हो गया, एक निकट दृष्टि दोष हो गया, एक जरा दृष्टि दोष हो गया। क्या, जरा दृष्टि दोष। तो ये दोष होते हैं। ठीक, दृष्टि दोष होते हैं। आगा प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न कि हमें आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात क्यों ही दिखाई देते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस जो होता है हमारा, उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। और अगला है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। दोस्तों ये क्लास साइंस का कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। क्या, न्यूमेरिकल भी आता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। यदि आप अभी साइंस का न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो आप कहिएगा, तो एक स्पेशल सेशन लिया जाएगा जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो इसकी स्पेशल क्लास लाई गई जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद क्यों नहीं करती। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र के स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित अधिकतम बल होगा, बल अधिकतम होगा। अथवा हम आप इसको कर सकते थे क्या, फ्यूज तार तथा विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। अगला है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। 6 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, अगला देखें तो अगला है उपखंड दूसरा है। उपखंड दूसरा क्या है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। ये अपक्रियाएं जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग कर अमोनिया बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु के साथ दहन पर जलता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट को है रासायनिक समीकरण, जिनके रासायनिक समीकरण देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे 10 से 15 रासायनिक समीकरण बता दिए जाएं जिससे आपको 4 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको कंफर्म हो जाएं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम एक स्पेशल क्लास लेंगे इसमें, जिसमें हम 10 से 15 क्या करेंगे, 10 से 15 रासायनिक समीकरण को जानेंगे एकदम सरल तरीके से, जो कि आपको एग्जाम में 4 से 6 नंबर फिक्स कर देने हैं। 100 नंबर आपको 100% ये आपको 4 से 6 नंबर फिक्स कर देंगे रासायनिक समीकरण। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका हमें एक लाइव सेशन लिया जाएगा, उसका एक वीडियो लिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लैटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।
निष्कर्ष पराक्रम कार्बोनेट सल्फाइड डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण परिवर्तन किया जाता है। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद आ गया सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। दूसरा है कार्बनिक यौगिक के निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। दोस्तों हाँ, ये आयुपेशी नाम हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आयुपेशी नाम 2 नंबर आपको यहाँ से 100% क्या हम 101% या 1001% कह सकते हैं कि आपको आयुपेशी नाम पूछे ही जाने हैं। अगर आयुपेशी नाम अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे 15 से 20 आयुपेशी नाम बता दिए जाएं जिनसे आपको 2 नंबर आपको फिक्स हो जाए, क्या दो नंबर आपका फिक्स हो जाए, ये 100% श्योरिटी के साथ आपका फिक्स हो जाए, तो आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा इस पर एक क्लास लाने के लिए। तो उसमें हम 15 से 20 ज़्यादा नहीं 15 से 20 महत्वपूर्ण आयुपेशी नाम को बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अपक्रिया, स्थिरीकरण अपक्रिया, ये सब क्या अपक्रियाएं होती हैं, इसको कैसे लिखना है। यदि आप इनका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, क्या पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप पीडीएफ नोट्स हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, हमसे बात करनी पड़ेगी। ठीक, आप कमेंट करेंगे तो हम आगे इस पर बात करेंगे कि कैसे आप हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक, जैव निम्नीकरण और गैर निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। ठीक, निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, ये प्रश्न है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का आंसर आपको देना, जैसे लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित, मुख्य, ग्रचिका, आमाशय, छोटी आंत, इन सब का नामांकन करना है। ठीक, अगला प्रश्न है अथवा में आप इसको कर सकते हैं। स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेख बनाकर उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड उसके प्रवेश को दिखाइए। तो ये थे दोस्तों आपका साइंस का पेपर जो कि 4 मार्च को आपको मिलने वाला है। 4 मार्च को आपको कुछ ऐसा पेपर मिलने वाला है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा 4 मार्च में, जो 4 मार्च को आपकी बोर्ड परीक्षा, इसमें 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए 2 स्पेशल क्लास लाने वाले हैं। एक पहली क्लास है कि IUPAC, क्या है IUPAC क्या, जहां से आपको 2 नंबर क्लियर होंगे। और अगली क्लास जो है वो क्या है, रासायनिक समीकरण, इम्पॉर्टेंट रासायनिक समीकरण की क्लास है। ठीक, जिससे आपको 4 से 6 नंबर क्लियर हो सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे। और एक क्लास है क्या, न्यूमेरिकल का जहाँ से आपको 5 से 6 नंबर क्लियर हो सकते हैं। मिनिमम 5 से 6 नंबर आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हो सकते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल से क्लियर हो सकते हैं। तो इन सब क्लासों के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जब आप सभी लोग की डिमांड रहेगी तो इन पर क्लास जरूर आएगी और एग्जाम में आपको 90+ स्कोर दिला के जाएगी। 90+ स्कोर दिला के जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।